तो जब डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप करना पड़ेगा। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो रेड एरिया है, रेड एरिया आ चुका है आपके डायरेक्ट कंट्रोल में। अगर डायरेक्ट कंट्रोल में है तो यहाँ का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, राइट, एंड जुडिशरी, राइट, ब्यूरोक्रेसी, क्या ये सारी चीजें यहाँ पे सेटअप नहीं करनी पड़ेंगी? राइट, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीन मेन प्रेसिडेंसीज हैं, एक आपकी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो ये जो एरिया है सबसे पहले बना था भाई मद्रास, तो मद्रास प्रेसिडेंसी दिखेगी। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी आई थी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एंड फिर बंगाल में कंट्रोल बढ़ा था तो बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीन प्रेसिडेंसीज हैं, एंड दीज प्रेसिडेंसीज विल बी लेड बाय अ गवर्नर। तो इसके ऊपर एक गवर्नर भी बैठा होगा। अब बाय वन ऑफ द एक्ट 1773 के एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये जो गवर्नर है इसके नाम के आगे जनरल लग जाएगा और इसको कहा जाएगा कि ही इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड बाकी के जो दोनों गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर एंड यहाँ के गवर्नर, ये दोनों गवर्नर सबॉर्डिनेट हो जाएंगे गवर्नर ऑफ बंगाल के। यानी कि ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हैं गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो ये धीरे धीरे पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा और आगे जाके 33 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगा। खैर ये एनसीईआरटी का मुद्दा नहीं है, अभी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। तो वापस बात करते हैं, तो हमने बात करी प्रेसिडेंसीज, और हम कह रहे थे कि भाई जो है गवर्नर होगा और गवर्नर जनरल की बात करी हमने। प्लस 1772 से जहां वॉरेन हेस्टिंग्स आ रहे हैं, वहीं से आपका जुडिशरी सेटअप भी जरूरी हो रहा है। तो जुडिशरी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट आप देखेंगे कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है तो एक सिविल कोर्ट होगा वहां पे और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जो क्रिमिनल कोर्ट है, आप इसे फौजदारी अदालत कह सकते हैं प्यार से, और जो सिविल कोर्ट है इसको दीवानी अदालत कह सकते हैं। ना अब एक और बात, सिविल कोर्ट में जो लॉ एप्लीकेबल है ये दो तरीके का लॉ है। ये अगर हिंदू फैमिली है तो हिंदू लॉ चलता है, अगर मुस्लिम फैमिली है तो इस्लामिक लॉ चलेगा। बट क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लॉ चलेगा। तो कहने का मतलब कि अभी भी रिलीजियस लॉज यहाँ पे पूरी तरह से एप्लीकेबल है इन दो तरह के कोर्ट में। एडिशनली इसके ऊपर एक एपलेट कोर्ट भी है जो कि जो है जहां पे जाके अपील करा जा सकता है, जो कि आपकी कैपिटल में होगी। खैर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो रिलीजियस जो है हम कोर्ट देख रहे हैं, इसमें जब रिलीजन है और जो है रिलीजियस लॉज हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होगी मौलवीज की, हिंदू पंडित्स की, राइट, बिकॉज दे आर द वन जो ये इंडियन लॉज इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट, है ना। तो इन कोर्ट में आपको पंडित और मौलवीज, स्पेशली क्रिमिनल कोर्ट में तो जो है काजीज और मुफ्तीज होंगे, एंड सिविल कोर्ट में भी जो यू कैन से इंटरप्रिटेशन है उसमें जो है आपके मौलवीज भी होंगे और पंडित भी होंगे। बट सिविल कोर्ट विल बी लेड बाय वन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड दिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल सुपरवाइज क्रिमिनल कोर्ट। अब ये बात थोड़ी सी अजीब हो गई, समझते हैं जरा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खासा खासा पावरफुल पोस्ट है। अब हो क्या रहा है कि उनके लिए देखो सबसे ज्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रेवेन्यू। तो इसीलिए उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पोस्ट क्या है? कलेक्टर। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो कहेंगे कि जब वही वहां जा रहे हो तो सब देख लो। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ बिठाया जाएगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, इससे कहेंगे भाई रेवेन्यू कलेक्शन तो आपका सबसे जरूरी मुद्दा है, रेवेन्यू कलेक्शन। बट साथों साथ क्या आप जुडिशरी भी देख लेंगे? कहेगा हाँ भाई ऑप्शन ही क्या है। कहेंगे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी देख लेंगे? कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ऑप्शन ही क्या है, राइट। तो ये सब एडिशनल पावर्स भी इसको दे दी जाएगी। पुलिस भी इसी को रिपोर्ट कर रही है, दरोगा भी इसी को रिपोर्ट कर रहा है, ना। तो ये सारी पावर्स इसके पास है, और इसका जो ऑफिस है यानी कि कलेक्टरेट, कलेक्टरेट विल बिकम लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर इन अ डिस्ट्रिक्ट। यही रीजन है कि यही लिगेसी है कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो इतनी बड़ी पोस्ट है,
तो लोग आज भी कहते हैं कि हाँ कलेक्टर बनना चाहते हैं या कलेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हो, कलेक्टर बन गया हो क्या। तो ये सारी बातें जो आ रही हैं वो इस पावरफुल कलेक्टर की वजह से ही आ रही। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसको अच्छी खासी पावर दे दी गई है कलेक्टर को, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल ओवर। चलिए ओके, तो हमने ये दो तरह के कोर्ट देखे। काजी और मुफ्ती को एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। काजी एक जज होता है, बट मुफ्ती इज बेसिकली अ ज्यूरिस्ट, जो कि लॉ को एक्सपाउंड कर रहा है, मदद कर रहा है समझने में, और काजी को असिस्ट कर रहा है इन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये जो भाई लॉज हैं, जो रिलीजन बेस्ड लॉज हैं, अब इसमें क्या है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर धर्मशास्त्रस। नाउ धर्मशास्त्रों के हिसाब से सेम क्राइम के लिए या सेम बेसिकली इशू के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्णों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है। राइट, तो दिस इज समथिंग जो अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वो 1775 में शुरू करेंगे पहले कि भाई हिंदू लॉज का कंपाइलेशन चाहिए, एंड देन उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो एनबी हैलद हैं जो इसका ट्रांसलेशन टेकअप करेंगे। सिमिलरली 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज भी कंपाइल किए जाएंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा जो है यू कैन से कोहेजन आए, थोड़ा सा जो है यूनिफॉर्मिटी आए। सिमिलरली इन सारे कोर्ट्स के तहत इन सारे कोर्ट्स के साथ साथ एक और कोर्ट की एंट्री हो रही है विच इज सुप्रीम कोर्ट। तभी हमने देखा सिविल कोर्ट देखा, एक क्रिमिनल कोर्ट देखा, राइट, बट एक सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा है। ये आ रहा है बाय 1773 के एक्ट के द्वारा, और ये है 1774 में एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा अपना इंग्लिश लॉ। तो जुडिशरी में आप देखेंगे तो खासा वेरिएशन है भाई। हिंदू लॉज भी फॉलो हो रहे हैं, इस्लामिक लॉज भी फॉलो हो रहे हैं, इंग्लिश लॉज भी फॉलो हो रहे हैं। एक हम एपलेट कोड की बात कर रहे थे, तो सदर निजामत अदालत, तो कैलकाटा में एक अपील करने के लिए सदर निजामत अदालत भी एग्जिस्ट करती है। तो देयर आर मल्टीपल यू कैन से जो है अप्रोचेस, देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इन लॉ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में जरूरत फील होगी कोडिफिकेशन की, जो हम देखेंगे होगा अंडर मैकॉले। ये बात का टॉपिक है, बाद में टेकअप करेंगे फिर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने जुडिशरी की बात करी, राइट। ये एनसीईआरटी में एक फोटो दी गई है, दिस शोज ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट, बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस एंड ऑल जो है इनका इम्पीचमेंट होता है, राइट, और ये ट्रायल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। एडिशनली बात करते हैं कंपनी की आर्मी की। तो देखिए, कंपनी जब इंडिया आ रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी डेफिनेटली लेंड कर रही है आर्मी फ्रॉम मोनार्क। तो क्वींस आर्मी जिसे आप कह सकते हो, तो वो क्वींस आर्मी या किंग्स आर्मी भी लेकर अपने साथ आ रहा है। बट विद टाइम, स्पेशली अंडर रॉबर्ट क्लाइव, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि भाई अपनी आर्मी भी होनी चाहिए, सेल्फ ऑफिसर्स भी होने चाहिए, और जो है आपके सिपाही भी होने चाहिए। तो दे विल स्टार्ट हायरिंग, तो इंडिया में भी हायर करेंगे। तो ये इंडियन सिपॉइज, जो बेसिकली टर्म आ रहा है सिपाही से, इंडियन सिपॉइज की हायरिंग होगी। दे विल बी ट्रेन्ड बाय यूरोपियन ऑफिसर्स इन यूरोपियन वॉरफेयर। तो ये काफी एडवांस्ड होंगे एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी। ओके, वापस आते हैं इंडियन साइड। अगर हम देखें तो इंडियन साइड आप देखेंगे कि मुगल रूल में पहले कैवलरी इंपॉर्टेंट होती थी, घुड़सवार इंपॉर्टेंट होते थे, राइट। भाई कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, डेफिनेटली जो है सिग्निफिकेंस कैवलरी घोड़े की कहीं ज्यादा है, राइट। बट आगे जाके हम देखेंगे कि हाँ इन्फेंट्री वगैरह इंपॉर्टेंट होने लगेगा। तो फिलहाल तो मुगल्स के लिए कैवलरी इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट्री भी है, उनको आर्चरी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये सब है। बट ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, बिकॉज इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहा है इन जनरल, तो जब इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहा है तो कैन दे इन्वेस्ट इन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी? क्या कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट? नहीं, राइट, राइट। क्या बहुत अच्छी सैलरी यहाँ प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं। तो क्या बहुत टैलेंट वो इसमें ला पाएंगे? नहीं, राइट, है ना। एंड क्या वो ट्रेनिंग पे खर्चा कर पाएंगे? नहीं। तो इन दिस केस तुम देखोगे कि मुगल्स के डिक्लाइन के बाद बाकी जो उनके सक्सेसर स्टेट्स हैं जैसे कि अवध, तो तुम देखोगे पीजेंट की हायरिंग चालू कर दी इन्होंने। तो जब कंपनी आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो भी कहेगी हाँ ठीक है ये बढ़िया सिस्टम है, हम भी यही हायरिंग चालू कर लेते हैं।
तो वो भी पीजेंट्स को हायर करने लगेंगे। तो इनिशियली देखो जो हायरिंग हो रही है मोस्टली हायरिंग हाई कास्ट से हो रही है, राइट। वर्ण में आप देखेंगे कि हाँ यूजुअली दीज आर ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, एंड कास्ट सिस्टम कास्ट रूल्स ये सब भी फॉलो हो रहे हैं। ओके तो टिल 1820 ये सब बढ़िया चलेगा। चलिए इस मुद्दे पे वापस आएंगे, बट फिलहाल तो ये भी ऐसी ही आर्मी हायर करने लगेंगे, बट विद टाइम बाय 1820 काफी चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? अब कैवलरी उतनी जरूरी नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि भाई आपको जाके बर्मा में अटैक करना है, इजिप्ट में अटैक करना है, अफगानिस्तान अटैक करना है, कहां तक बर्मा इजिप्ट में घोड़ा लेके जाओगे, राइट। तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई है? इन्फेंट्री पे आ गई है, सोल्जर्स पे आ गई है। प्लस अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अब आने तो सामने वाले को घोड़े से, तो मस्केट आ गया है, मैचलॉक्स आ गया है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी है, तो आपको घोड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ओवरऑल फोकस किस पे आ गया है? ओवरऑल फोकस इन्फेंट्री पे चला आया है, right? So now infantry is more important, and we will see कि by 1820s with the expansion of army uniform military culture आने लग गया है, राइट। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, तो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर का कहने का मतलब ये हो गया कि अब यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग होगी, ड्रिल होगी, डिसिप्लिन भी होगा, राइट है ना। तो अब कास्ट और कम्युनिटी जो अब तक कास्ट रूल्स फॉलो हो रहे थे, अब ये रूल्स और फॉलो नहीं होंगे। तो ये काफी बुरा भी लगेगा। इसकी डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है 1857 की रिवोल्ट का, जिसको आप बेसिकली टेक्निकली कहेंगे सेपॉय म्यूटनी। ओके तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो धीरे धीरे देखो एक जो ट्रेडिंग के लिए कंपनी आई थी आज वो एक कॉलोनियल पावर बन गई है। अच्छा खासा कंप्लीट इंडिया उनके कंट्रोल में आ चुका है। ऑल्सो दे विल गेट न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी। तो पहले इंडिया आने में जो है 6-7 महीने लगते थे, अब 3 हफ्ते में आप इंडिया आ सकते हैं, तो वही से अच्छा क्या है। दूसरा, बाई 1857 जो है कंपनी का 63% टेरिटरी पे डायरेक्ट रूल है। तो अभी तुम रेड वाला मैप देख रहे थे, तो डायरेक्ट रूल है। इस डायरेक्ट रूल में लाल वाले मैप में लगभग 78% पॉपुलेशन भी है, और क्या ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल कर लिया है। बाकी सब पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का हमने ऑलरेडी बातें करी हुई। तो ये था हमारा ये चैप्टर जो है जिसमें हमने बात करी ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर 2, राइट। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, चैप्टर 3 की, और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक फोटो इन्होंने दी है विच इज स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, कि किस तरीके से वहां ट्रेड हो रहा है। तो डच ट्रेडिंग शिप्स पहुंचती हैं साउथ अफ्रीका में इन 17th सेंचुरी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और जो है ये बेल आइकन दबा दो ताकि पता चले। और पीडीएफ वगैरह जो भी है चैनल्स की हम ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे पोस्ट कर देंगे, है ना। वहीं पे सारे आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन